नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीवी। इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं जो सरकार के लिए संकट है। लेकिन एक बात आप दर्शकों को जरूर बताऊं कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिरी सांस लेती हुई यह मोदी सरकार है। इस वक्त सरकार के पास अब बचने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जिन दो बैसाखियों पर यह सरकार मोदी की टिकी हुई है, यह सरकार कितने दिन और टिकेगी यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सरकार ने जो अनाप शनाप फैसले कर रही है, यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए जो बहुत जरूरी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि इंसान का भ्रष्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि विवेक खो बैठता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो उल्टा काम कर देता है। और वह उल्टा करते जाता है तो उसके ही काले चिट्ठे उजागर होते जाते हैं। इस वक्त सरकार के अंदर यही है। और दूसरा पहलू यह है कि इसके जिन मंत्रियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं उन सबके तार नरेंद्र मोदी से जुड़ रहे हैं, यानी कि सबने नरेंद्र मोदी के लिए ही काम किया है। तो अब एप्स्टीन फाइल संकट भरा हो गया। लेकिन जो नीतीश और नायडू इस फ्रेम से बाहर थे बिल्कुल, और नीतीश अभी भी इस फ्रेम से बाहर है। न तो नीतीश के किसी व्यक्ति का और न तो नीतीश कुमार का नाम नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भी नाम नहीं है, और न तो उनके किसी सांसद और किसी नेता का नाम है। यह दोनों इस फ्रेम से बाहर है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इस फ्रेम में लाया गया एक षड्यंत्र और साजिश के तहत, विल गेट्स का स्वागत करवा करके। विल गेट्स का स्वागत एक साजिश के तहत कराया गया। यह चंद्रबाबू नायडू समझ नहीं पाए। चंद्रबाबू नायडू चूंकि आईटी हब बना रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, राजधानी में, अब चंद्रबाबू नायडू को तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने इस पर जब चर्चा दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी की, मैंने आप दर्शकों को बताया था कि चंद्रबाबू नायडू विल गेट्स से संपर्क करके उनको बुलाए थे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को केंद्र सरकार के तरफ से वहां भेजा गया होगा और वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप दर्शक याद कीजिए कि चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार से 1,50,000 करोड़ का बजट वहां पर इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट मांगा था, और यह 1 फरवरी का अल्टीमेटम था, बजट सेशन जिस दिन पेश होना था। लेकिन मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है, ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है यह सरकार। इस सरकार के पास कुछ है नहीं, बचा नहीं है जो देश को दे, बल्कि लूटने के अलग अलग नए नए तरीके अपना रही है और देश को अभी भी गुमराह कर रही है। लेकिन इस जब विल गेट्स को वहां भेजा गया और रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत कराया गया, चंद्रबाबू नायडू ने स्वागत किया, उनके बेटे ने स्वागत किया, उनके मंत्रियों ने स्वागत किया। अब विल गेट्स आ तो गए, लेकिन जिस एआई समिट के अंदर विल गेट्स को भाषण देना था, एक तो उधर चंद्रबाबू नायडू से स्वागत करा रही है, और दूसरा जब सवालों में घिरी तो एआई समिट के वेबसाइट से विल गेट्स का नाम डिलीट कर दिया जाता है कि विल गेट्स नहीं भाषण देंगे। विल गेट्स का कहा जाता है कि 2600 बार नाम आया है एप्स्टीन के साथ। तो हमारे देश के हरदीप पुरी कैबिनेट मंत्री का भी आया है, अनिल अंबानी का भी आया है, और मोदी जी का भी आया है। तो फिर तो इनके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। तो फिर अब यह सरकार, लेकिन विल गेट्स की टीम ने फिर वह खबर दे रहे हैं कि नहीं, हमारा नाम कटा नहीं है, हमारा यह गलत अफवाह खबर चल रही है। विल गेट्स तय सीमा पर जाकर के उसी वक्त भाषण देंगे, और अभी तक वेबसाइट से नाम उनका कटा हुआ है। ऐसे में विल गेट्स से डर रही है सरकार या विल गेट्स को नजरअंदाज कर रही है, मैं नहीं जानता। यह वक्त बताएगा कि उनका भाषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब होगा तो वह भी मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इस एप्स्टीन फ्रेम में ला करके बदनाम करने की एक साजिश इस सरकार ने चल दी। अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू के हाथ एक मौका है,
9 मार्च को बजट सेशन का दूसरा भाग जो चालू होगा 9 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेगा। एक लंबा है, 1 महीने से ज्यादा का पार्लियामेंट सेशन चलेगा। अब ऐसे में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया हुआ है, वह अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने वाला है। अब जब चंद्रबाबू नायडू देख लिए कि यह सरकार बाज नहीं आ सकती और जिस तरह से लिप्त पाई जा रही है, तो उसे भी उस फ्रेम में लाने की कोशिश की गई। अब पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है एफस्टीन को लेकर के, जिसके नाम आ रहे हैं या एक बड़े बड़े औहदे पर बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इतनी क्रूरता और घिनता इनके अंदर छिपी हुई है, यह देश नहीं जानता था। तो ऐसों के साथ कौन रहेगा? बिल गेट्स की पत्नी भी उन्हें छोड़ दी। तो ऐसे में कहीं के बोले कि ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू रेड कारपेट बिछाते हैं तो उन्हें तो मुश्किल होगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत इसमें किया गया, इस तरह की चर्चा चल रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब यह सरकार फंस रही है और इंडिया गठबंधन हमलावर है और कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है और प्रूफ देश के सामने रख रही है। पवन खेरा ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, एक एक चीजें बताई। तो अब चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से अगर अपना पीछा नहीं छुड़ाते हैं तो आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में राजनीति कर पाना बड़ी मुश्किल होगा। और दूसरी चीज यह कि साउथ की राजनीति एक अलग राजनीति है और उस राजनीति के अंदर आंध्रा की राजनीति अलग है। तेलुगु भाषा का इस्तेमाल होता है और वहां पर ऐसे चरित्रवानों का कोई स्थान नहीं होता। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी जो मोदी सरकार से थी वह और बढ़ गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इस सरकार से अलग रूट पर चलते हुए बिहार के अंदर नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की योजनाओं से कोई मेल नहीं खाता नीतीश कुमार की योजनाओं का, और नीतीश कुमार एक अलग तरह का बिहार बनाने के लिए अब निकल पड़े हैं खुद के दम पर, अलग अलग तरीके से। जैसे आप दर्शक इस तरह भी समझ सकते हैं कि लघु उद्योग कंपनियों का निर्माण वहां करने जा रहे हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री बैठाने जा रहे हैं, जो एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश। 13 एकड़ 14 एकड़ जमीन में एक इंडस्ट्रियल हब, उसमें 50 60 100 कंपनियां लगेंगी। तो ऐसे में वहां लोगों को काम मिलेगा वह, लेकिन मोदी सरकार का लोगों को बेरोजगार करने का काम है। अब ऐसे में जब नीतीश भी रास्ता अलग अपना रहे हैं और नीतीश भी कभी कभी यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और इस वक्त भी वैसी तस्वीरें बिहार से आ रही है। तो ऐसे में 9 मार्च को जब स्पीकर ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन जो लेकर के आया है उस पर जब वोटिंग होगा तो नीतीश नायडू किसके साथ, यह एक अहम सवाल है कि नीतीश नायडू किसके साथ होंगे। फिर 9 मार्च को वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर वोट भाजपा के पक्ष में करेंगे या बाइकआउट कर जाएंगे या विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर स्पीकर ओम बिरला की गद्दी गई, कुर्सी जाती है, या नरेंद्र मोदी सरकार इस डर से कि पता नहीं साथ देंगे एनडीए गठबंधन के लोग या नहीं देंगे नीतीश नायडू, चलो स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा ले देते हैं। अगर स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा ले लिए तो दूसरा स्पीकर बनेगा, दूसरा स्पीकर बनेगा तो ऐसे सर्वसम्मति से नहीं बन जाएगा, फिर उसके लिए वोटिंग कराना पड़ेगा। तो फिर इंडिया गठबंधन भी खड़ा कर सकता है, चंद्रबाबू नायडू भी खड़ा कर सकते हैं। फिर चंद्रबाबू नायडू ने खड़ा कर दिया और इंडिया गठबंधन उनके साथ हो गया तो भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी दो राहें पे खड़ी है कि इस्तीफा ले तो भी वोटिंग होगा और ना ले तो भी वोटिंग होगा। तो और दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है। अब अगर नहीं इन्हें मिला तो फिर यह होगा कि सरकार अल्पमत में आ गई है। स्पीकर ओम बिरला को बचाना एक चुनौती हो गया है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपनी साख बचाने के लिए इस सरकार से हाथ खींचना पड़ेगा, अन्यथा जनता इनके खिलाफ हो जाएगी। क्योंकि अब इस देश में एक बड़े आंदोलन की आगाज होने जा रहा है जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी सब शामिल होंगे
और विपक्षी पार्टियां भी शामिल होगी। बैठक में यह तय हो चुका है जब राहुल गांधी ने किसान संगठनों के साथ बैठक की थी। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।